नमस्कार विद्यार्थियों, भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और इस कक्षा में हम राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और आज की कक्षा में हम उन्हीं नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि राज्य की सरकार के लिए, राज्य मतलब जो आर्टिकल 12 में परिभाषित है, उस सरकार के लिए नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से क्या निर्देश हैं, क्या ऐसे आदर्श हैं जिनके पालन की अपेक्षा की जाती है, किससे? राज्य सरकारों से। पिछली कक्षा में हमने देखा था और हमने क्लासिफिकेशन भी किया था राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हमने क्लासिफिकेशन भी किया था पिछली कक्षा में। हमने कहा था कुछ सिद्धांत ऐसे थे जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थे, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित सिद्धांत थे। विचारधारा से क्या प्रेरित? अर्थात गांधी के सपनों, गांधी जी के स्वप्न, गांधी जी के सपनों को साकार करने का प्रयास था। सपनों को साकार करने वाले सिद्धांत थे। जो गांधी जी के स्वप्न थे इस देश के बारे में, एक आदर्श राज्य की गांधी जी ने जो कल्पना की थी कि ऐसा समाज स्थापित होगा, ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित होंगी, ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित होगी, उसको प्राप्त करने का प्रयास इन सिद्धांतों के माध्यम से किया जा रहा था। और हमने देखा था इसमें कौन कौन से आर्टिकल आ गए थे बेटा। आर्टिकल आ गए थे इसमें 40, 43, आर्टिकल 40, 43, 43B, बोलो ना ये आएगा, 43B, 46, 47 और 48 में कौन सा? दुधारू वाला, दुधारू पशुओं के वध का प्रतिषेध। वध का क्या करना है बेटा? अपने को प्रतिषेध करना है। ये आर्टिकल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। आर्टिकल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से कहां तक दिए गए हैं? अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं और संविधान पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 36 से लेकर कहां तक बोलो बेटा? फिर 51 तक। हमारे एक विद्यार्थी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उन्होंने बढ़िया बोले 6 छक्के मारने पे 51 रुपए का पुरस्कार प्राप्त होगा। वाह, 36, 51 तक। अद्भुत प्रतिभा है आप लोगों में। लोक सेवा आयोग की परीक्षा तो हलवा है, बस आप लोग देते नहीं हो, सोते रहते हो, मन में नहीं आता है। तो ये गांधीवादी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, वो कौन से? आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 और 48। 48 में भी वो वाला पार्ट, कौन सा पार्ट? जो दुधारू पशुओं के वध का प्रतिषेध करता है। ये गांधी के स्वप्नों का भारत है, गांधी के आदर्शों का भारत स्थापित करने का प्रयास है। किंतु ये कंपल्सन नहीं था सरकार के पास, कंपल्सन नहीं था। ये क्या था? सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया गया था। समझ पा रहे? आ रहा है? सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया गया था। क्लियर? और सरकार की इच्छा मानी भी गई। ग्राम पंचायतों का गठन हो गया आर्टिकल 40 के माध्यम से। और देखा कि धीरे धीरे हम सभी अनुच्छेदों में जो दिया गया है, जो निर्देशक सिद्धांतों में दिया गया है, उनको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे तरह के जो सिद्धांत हैं हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, दूसरे तरह के, वो है समाजवादी विचारधारा से प्रेरित सिद्धांत। समाजवादी विचारधारा से प्रेरित सिद्धांत, इनका अगर क्लासिफिकेशन करें तो दूसरा वर्गीकरण यही है, समाजवादी विचारधारा से प्रेरित सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। जिनमें कौन सी विचारधारा है बेटा? समाजवादी, सोशलिज्म। और हमने प्रस्तावना में भी कहा था, हम भारत के लोग, कौन? बी द पीपल ऑफ इंडिया। इस भारत को कैसा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, कैसा? समाजवादी। और मैंने पिछली कक्षा में भी कहा था, आज फिर कह सकता हूं कि तीसरे जो सिद्धांत हैं वो उदार बौद्धिक सिद्धांत है। कौन से सिद्धांत है बेटा? उदार बौद्धिक सिद्धांत। क्लासिफिकेशन, थर्ड कैटेगरी। यद्यपि चौथी कैटेगरी कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अपन 2 आर्टिकल हैं 49 और 51, उनको स्वतंत्रता के आदर्श के रूप में स्थापित कर सकते हैं। किसके रूप में स्थापित कर सकते हैं बेटा?
स्वतंत्रता के आदर्श के रूप में। स्वतंत्रता के आदर्श हैं, आदर्श हैं। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं। तो आज हम प्रयास करेंगे, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित सिद्धांतों को हमने पिछली कक्षा में बहुत विस्तार से विश्लेषित किया था, उनका अध्ययन किया था और यह समझने का भी प्रयास किया था कि सरकार ने उनकी पूर्ति के लिए क्या क्या कदम उठाए। आज हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी विचारधारा से प्रेरित सिद्धांत कौन कौन से हैं और उनके विश्लेषण करने का भी प्रयास करेंगे। समाजवादी विचारधारा से प्रेरित जो आर्टिकल हैं, जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में ऐसे अनुच्छेद जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, उनके अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। फिर हम देखेंगे कि उदार बौद्धिक सिद्धांत कौन से हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लेंगे, ऐसे निर्देशक तत्व जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है। समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है ऐसे निर्देशक तत्व समाजवादी विचारधारा से। कौन से काय से प्रेरित है बेटा? समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है। समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है। काय से प्रेरित लाला? बोलो ना। समाजवादी से। जब हम लोग प्रस्तावना पढ़े थे उस समय समाजवाद देखा, लेकिन समाजवाद वस्तुतः क्या है? समाजवाद एक समानता पर आधारित दर्शन है। किस पर आधारित दर्शन है? समानता पर आधारित दर्शन। समानता पर आधारित दर्शन। और ये क्या करता है? ये समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास करता है। कई समाजवादी दार्शनिक हुए, इन्होंने कहा समानता स्थापित करने के हमारे पास अलग अलग फार्मूले हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मैकेनिज्म हैं जिनके माध्यम से हम समानता स्थापित करें। मार्क्स भी हुए। मार्क्स ने कहा कि समानता के लिए यदि हिंसा का भी सहारा लेना पड़े तो ले लो, है ना। और क्या था? जैसे मान लीजिए मार्क्स सिद्धांत के अनुसार क्या है, मैं प्रोफेसर हूं, मैंने 20,000 रुपए कमा लिए, मैं सड़क पे बाहर निकला और 10 लोग मिल गए, उन्होंने कहा ए प्रोफेसर इधर आओ। हमने कहा जी। बोले पैसा निकालो। बोले क्यों? बोले तुम्हारे पास 20,000, मेरे पास कुछ नहीं। उन्होंने छीन लिए मुझसे 20,000 रुपए और 2-2 हज़ार सब में बांट लिए। बोले समानता आ गई, समानता पर आधारित समाजवाद आ गया। इससे क्या होगा कि कल जो प्रोफेसर आज 20,000 जिसके छीन लिए गए, कल वो 20,000 कमाने के लिए प्रयास नहीं कर सकता। वो कहेगा जब छीन ही रहे हैं तो काय के लिए कमाओ। तो बोले इस तरह से हमको समाजवाद नहीं लाना है, इस तरह से हमको समानता स्थापित नहीं करनी है। भारत का समाजवाद अपने आप में कैसा समाजवाद है? एक अद्भुत समाजवाद है, एक अनूठा समाजवाद है। और हम किसकी वकालत करते हैं? हम बात करते हैं बेटा लोकतांत्रिक समाजवाद की, डेमोक्रेटिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करते हैं। बहुत बढ़िया। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब ये है कि ब्रेड के, ये जो अपना हमारा ब्रेड है, अगर हमने इसके साइज को नहीं बढ़ाया और लोग इसमें जुड़ते गए, तो पहले मान लीजिए 4 लोग हैं तो 4 टुकड़े कर दिए, फिर 8 टुकड़े कर दिए, फिर 16, 32 लोग जुड़ते जाएंगे, टुकड़े होते जाएंगे। भाई समानता पर आधारित दर्शन है। तो क्या है? ब्रेड का साइज तो क्या है बेटा? सेम है, लेकिन हिस्से क्या होते चले गए? कम होते चले गए। लेकिन हम इस पे भरोसा नहीं करते। हम कहते हैं कि सबको समान अवसर उपलब्ध कराओ। क्या उपलब्ध कराओ? समान अवसर। बोले हम क्या करते हैं? बोले इस ब्रेड के साइज को बढ़ा दो ना। तो अगर एक आदमी को इतना मिल रहा है, अब 2 आदमी हो गए तो और बड़ी कर दो ब्रेड, और कर दो। तो क्या कर दो? वी विल इंक्रीज द साइज ऑफ द ब्रेड सो दैट द पार्ट ऑफ द पर्सन रिमेन्स सेम। अगर आप 10 रुपए कमा रहे हैं, कोई और चाहता है कि हमको भी पैसा कमाना है, तो ऐसा नहीं कि आपके 10 रुपए से 5 रुपए दे दो, उसको भी कार्य करने का अवसर उपलब्ध करा दो ताकि वो अलग से 10 रुपए कमा ले। समानता स्थापित करने का ये सकारात्मक प्रयास है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद में समझ रहे हैं ना, लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या है? निजी संपत्ति का उन्मूलन नहीं करेंगे। बोले कौन कौन सी संपत्ति? बोले सरकार और निजी क्षेत्र दोनों साथ मिलकर कार्य करेंगे। और सरकार का ये प्रयास होगा, क्या प्रयास होगा?
कि नागरिकों के जीवन में समानता स्थापित करने का प्रयास करें। और जब ये समानता स्थापित करेगी तो कैसी समानता स्थापित करेगी? बोले इससे क्या स्थापित होगा? बोले इस समाजवाद से जो स्थापित होगा वो करने की कोशिश करेंगे बेटा। वो क्या कोशिश करेंगे? बोले इसको सर्वोच्च न्यायालय ने भी परिभाषित किया और सर्वोच्च न्यायालय से पूछा गया कि भारत में कैसा समाजवाद चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जीवन में आय, परिस्थिति और जीवन स्तर की असमानता को समाप्त करना है। क्या करना है? आय, परिस्थिति एवं जीवन स्तर की असमानता को समाप्त करना है। जीवन स्तर में जो असमानता है उसको क्या करना है बेटा? दूर करना है। भाई कोई तो खाना नहीं खा पा रहा है और कोई अति पोषण का शिकार है। बोले सबको अच्छा अवसर उपलब्ध कराएं क्या? बोले जो सड़क पे सो रहा है वो कहे हमको भी पैसा चाहिए। हे सरकार, हमको भी 5,000 रुपए चाहिए। सरकार कहेगी सारी काम करना पड़ेगा। तो श्रमजीवी लोगों को कैसा जीवन स्तर? शिष्ट जीवन स्तर प्रदान करना। एवं समाजवाद का यही लक्ष्य है बेटा, श्रमजीवी लोगों को शिष्ट जीवन स्तर प्रदान करना। शिष्ट जीवन स्तर प्रदान करना। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यही परिभाषित किया, समाजवाद को परिभाषित किया। उन्होंने कहा लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना। बोले हम सबको कैसे अवसर उपलब्ध कराएं, आय की असमानताओं को दूर करने का प्रयास करें। बोले ये आदमी कलेक्टर बन गया, इसकी ज्यादा कमाई हो गई, इसको तनख्वाह ज्यादा मिलता है, तो बोले तुम भी बन जाओ। बोले कैसे? बोले संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष परीक्षा कराता है। बोले आदमी डीएसपी बन गया है, एसडीएम बन गया है, तो अब उसकी आधी तनख्वाह हमको दे दो क्योंकि हम तो बने नहीं हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है? श्रमजीवी लोगों को अगली बार प्रयास करिए, प्रारंभिक परीक्षा दीजिएगा, मुख्य परीक्षा दीजिएगा, साक्षात्कार दीजिएगा और अंतिम रूप से चयनित लोगों की सूची में अपना स्थान बनाइए, आप भी एसडीएम बन जाइए। हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, हमने अवसर उपलब्ध कराए। वी हैव टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ब्रेड। हमने रोटी के टुकड़े को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। जियो और इसके प्रयास कौन करेगा लाला? सरकार प्रयास करेगी इस लोकतांत्रिक समाजवाद को स्थापित करने। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कौन से, और ये जब स्थापित हो जाएंगे तो हमको किसकी प्राप्ति होगी? कौन बताएगा किसकी प्राप्ति होगी? मौलिक अधिकार जहां राजनीतिक न्याय की प्राप्ति करते हैं, तो इससे प्राप्ति किसकी होगी? बोलो ना भाई। बोले सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति होगी। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की प्राप्ति होगी, न्याय की प्राप्ति होगी। और ये हमारे प्रस्तावना का उद्देश्य भी है भारतीय संविधान का, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित होगा और इसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कुछ अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया जो इस विचारधारा से प्रेरित थे। उन अनुच्छेदों को अपन बोलते हैं समाजवादी विचारधारा से प्रेरित सिद्धांत। असमानता किसी भी स्तर पर हो उसको दूर करने का हमको क्या करना है लाला? बोलो ना भाई, प्रयास करना है। इस विचारधारा से प्रेरित सिद्धांत कौन कौन से हैं? कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो इस समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हैं? समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है, समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है आर्टिकल 38। अभी पढ़ेंगे भी 38 साथ में। और आर्टिकल 38 कैसे संबंधित है? बोलो ना भाई, बोल दो ना। समाजवादी विचारधारा से आर्टिकल 38 क्या कहता है? ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए। क्या करेगा? राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या बनाएगा लाला? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या बनाएगा? राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की प्राप्ति हो। जिसमें क्या होना चाहिए बेटा? बोले सामाजिक, आर्थिक और क्या? राजनैतिक न्याय की प्राप्ति हो। राजनैतिक न्याय की प्राप्ति हो। राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा, ऐसी व्यवस्था बनाएगा, प्राप्ति हो जिसमें सामाजिक न्याय प्राप्त हो, आर्थिक न्याय प्राप्त हो और क्या हो? राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। और स्थापना भी, राज्य के कोई भी संगठन है, कोई भी संस्थान है, वो इस तरह की स्थापना होगी कि इसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिले। इससे होगा क्या? बोले इससे उस संगठन का यह उद्देश्य होगा कि लोक कल्याण हो, वेलफेयर हो लोगों का। और जिससे क्या होगा लाला? लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो। काय की अभिवृद्धि हो? बोलो। अभिवृद्धि समझते हैं ग्रोथ हो, लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो, वेलफेयर हो। बात समझ आ रहा है? बोलो आ रहा है या नहीं आ रहा है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो सके। और राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा, आर्टिकल 38 में यही कहा गया है, 38 में यही कहा गया है कि जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो और जिससे लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो, लोक कल्याण बढ़े, वेलफेयर के लिए काम करें सरकारें, वेलफेयर के लिए काम करें सरकारें। और क्या करेगा कि आय ऐसा नहीं है कि केवल एक विशिष्ट व्यक्तियों का ही वो रहे। 38 में आगे, 38 के पार्ट 2 में भी यही कहा गया है। बोले ये नहीं है कि कोई आर्थिक क्रियाएं हैं उन पे किसी एक व्यक्ति वर्ग का ही अधिकार हो जाए। उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए ऐसे नहीं कि आदरणीय कोई बड़ा उद्योगपति घराना है, उसी के बच्चे उद्योगपति बनते चले जाए। नहीं, स्किल इंडिया, स्टार्टअप योजना, कोई भी अपना उद्यमशील, कोई भी अपना उद्योग स्थापित कर सकता है। तो राज्य क्या करेगा? राज्य आय की असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा। हाँ, राज्य आय की असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा। ये 38 में ही कहा गया है। 38 के 2 पार्ट है। असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा, दूर करने का प्रयास करेगा। राज्य प्रयास करेगा आय की असमानताओं, बोले सबको अवसर उपलब्ध कराए जाए। और इसलिए आज देखिए वर्तमान में जो प्रयास चल रहे हैं राज्य की नीति, आत्मनिर्भर भारत की स्थापना, लघु एवं कुटीर उद्योगों को क्या देना है? यद्यपि वो गांधीवादी सिद्धांत है, उसको महत्व देना है। आय की असमानताओं को दूर करें, आय की असमानताओं को दूर करने का क्या करें? प्रयास करें। और ये आय की असमानताएं केवल व्यक्तियों के बीच में नहीं, क्षेत्रों के बीच में। किसी, अब मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है उड़ीसा जहां आय कम है लोगों की, अब हरियाणा, चंडीगढ़ पहुंच गए तो आय क्या है? तो क्षेत्र विशेष में भी आय की असमानता, यानी ये आय की असमानता किन में? व्यक्तियों के मध्य भी, व्यक्तियों के मध्य भी और क्षेत्र विशेष के मध्य भी, क्षेत्र विशेष के मध्य भी। ये व्यक्तियों के मध्य और क्षेत्र विशेष के मध्य हम आय की असमानताओं को क्या करेंगे बेटा? दूर करने का प्रयास करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि अगर एक तबका कम आय में जीवन जिएगा तो जो अधिक आय में जीवन जीने वाला तबका है वो शांति से नहीं जी सकता। क्योंकि कौटिल्य कहते हैं कि करोड़ों भूखे लोगों से लाखों अमीर लोग सुरक्षित नहीं रह सकते। क्योंकि करोड़ों जो भूखे लोग हैं उनकी असंतुष्टि कहीं ना कहीं अमीर लोगों को क्या करेगी? बाधा पहुंचाएगी। और इसलिए उस असमानता को पाटने का प्रयास करना। इसका मतलब ये नहीं कि अमीर लोगों का पैसा छीन के गरीब लोगों में बांट दें, ना ना ना। गरीब लोगों को भी वह अवसर उपलब्ध कराएं जिससे वो अमीर बन सके। आय की असमानता को व्यक्तियों के मध्य भी और क्षेत्रों के मध्य भी। ये कैसे हो सकता है? बोले प्रतिष्ठा के अवसर उपलब्ध कराए जाए, प्रतिष्ठा के अवसर उपलब्ध कराए जाए, अवसर उपलब्ध कराए जाए। प्लस और क्या कराया जाए? बोलो भैया। प्रतिष्ठा के अवसर उपलब्ध कराए जाए। बोले सुविधाएं मिले या नहीं? सुविधाओं की प्राप्ति सभी को,
सुविधाओं की प्राप्ति हो, और प्लस रोजगार के अवसर प्राप्त हों, तभी तो होगा ना, रोजगार के अवसरों की भी प्राप्ति हो, रोजगार के अवसरों की प्राप्ति हो। तो प्रतिष्ठा के अवसर, सुविधाओं की प्राप्ति सभी को हो, रोजगार के अवसर भी सब लोगों को प्राप्त हो। इसलिए सरकार हमेशा रोजगार सृजन की दिशा में क्या करती रहती है? प्रयास करती रहती है, रोजगार क्रिएट करती है। और जब सरकार रोजगार क्रिएट नहीं कर पाती है तो फिर क्या कहती है? स्टार्टअप योजना, आत्मनिर्भर योजना। आप अपना खुद का उद्यमशीलता के माध्यम से उद्योग धंधे स्थापित करिए, ताकि आप कैसे बन सकें? आत्मनिर्भर बन सकें, और आपकी जो अवसर है, प्रतिष्ठा है, वो क्या हो सके? बढ़ सके। राज्य इसका क्या करेगा? प्रयास करेगा। अब आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि ये गैर न्यायोचित क्यों है, न्यायोचित क्यों है। अगर उस समय कंपल्सन कर देते कि रोजगार बढ़ाओ, तो बताइए 1950 में क्या सरकार रोजगार दे पाती? नए नए खड़े हुए हैं ना, जब घर नया नया बनता है तो वातानुकूलित कमरा लगाते हैं या फिर छत डालने की कोशिश करते हैं? छत डालते हैं, प्राथमिकता तय करते हैं। बात समझ रहे हैं ना? एकदम करेक्ट। तो 38 जो हमारा आर्टिकल है वो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित आर्टिकल है। समाजवादी विचारधारा से प्रेरित राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। अगला निर्देशक सिद्धांत कौन सा है? बोले 39, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39 जो आर्थिक असमानताओं को भी दूर करेगा और क्या करेगा? सामाजिक असमानताओं को भी दूर करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 39 समाजवादी विचारधारा से प्रेरित सिद्धांत। राज्य का यह प्रयास होगा। पहली बात तो राज्य का क्या होगा? बोलो ना, पूरे निर्देशक सिद्धांतों में यही होगा, राज्य का प्रयास होगा। हाँ, प्रयास ही है। आपसे आपके पिताजी कहेंगे या पेरेंट्स कहेंगे कि कलेक्टर बन के दिखाओ, पापा हमारा प्रयास होगा। ये थोड़ी कहेंगे कि हम रिजल्ट देख लो आ गया हमारा नाम। बोले कहाँ? फेल होने की सूची में, पास होने की। बोले हम प्रयास करेंगे, वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट। तो राज्य का प्रयास क्या होगा आर्टिकल 39 में? कि पुरुष और स्त्रियों के बीच भी असमानता थी। स्त्रियों को उतने अधिकार, उतने समान अवसर उपलब्ध नहीं थे जितने पुरुषों को थे। और स्त्रियां जब कार्य करती थी तो जो एम्प्लॉयर होता था, जो उनको नियुक्त करता था, वो भी पुरुष और स्त्रियों के वेतन में क्या करता था? अंतर करता था, डिफरेंस क्रिएट करता था। ये माना जाता था कि स्त्रियों की जो मसल पावर है वो कम है, किंतु बौद्धिक क्षमताएं तो उतनी हैं, मसल पावर ही भी कम नहीं है। आजकल देखिए अपनी भारतीय जो लड़कियां हैं वो सेना में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। अभी परेड में ही देखिए एक सेना की टुकड़ी का नेतृत्व ही एक तान्या शेरगिल भारतीय महिला ने किया। हिमा दास है, तमाम महिलाएं हैं। अगर उनको अवसर मिले तो पुरुषों के समान भी कार्य कर सकती हैं, कर भी रही हैं, और पुरुषों से आगे भी बढ़ के कार्य कर रही हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अपने प्रकृति का आधी आबादी को अपन किसी अवसर से क्या करें? वंचित रखें। अगर ऐसा वंचित रखेंगे तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। तो उनको भी समान अवसर देना पड़ेंगे या नहीं देना पड़ेंगे? बिल्कुल देना पड़ेंगे। तो आर्टिकल 39 यही कहता है, स्त्री व पुरुषों और स्त्री पुरुष के अलावा भी तो एक अन्य तबका है, अन्य थर्ड जेंडर, क्या उसको मनुष्य नहीं माने? उसको भी समानता के अवसर देने पड़ेंगे या नहीं? तो जब भी आप कोई निबंध लिखते हैं ऐसे पुरुष और स्त्री वाला कि अब पुरुष तो चूक गए, अब स्त्रियों की बारी, तो भैया पुरुष और स्त्री नहीं, एक तीसरा तबका भी है। उनकी क्या गलती है? प्राकृतिक रूप से अन्य लोगों को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो पुरुष व स्त्री व सभी नागरिकों को समान रूप से, कितने रूप से बेटा? समान रूप से
जीविका के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाए, जीविका के पर्याप्त संसाधन क्या कराया जाए, उपलब्ध कराया जाए, कराया जाए। स्त्री पुरुष व अन्य सभी नागरिक, इनको जो आपकी लाइवलीहुड के जो संसाधन है वो सभी संसाधन क्या किए जाए बेटा, उपलब्ध कराए जाए। और अगर इनको आप संसाधन, सभी संसाधन अगर आप उपलब्ध कराएंगे, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएंगे, तो निश्चित रूप से समानता स्थापित करने का क्या होगा, प्रयास होगा, और एक समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो पाएगी। बात समझ रहे हैं या नहीं? बोलो ना भाई, बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। 39A, 39 ये पहला, 39 में भी पार्ट्स हैं, ये पहला आर्टिकल है 39 स्मॉल ए का, अगर हिंदी में बोलेंगे तो 39 का। जो महत्वपूर्ण समाजवादी विचारधारा से प्रेरित अनुच्छेद हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको मैं पढ़ने जा रहा हूं, वो है 39 खा या बी और 39 गा यानी 39 सी। सी लिख लें या खा लिख लें। ये क्या करते हैं, बोले आजीविका के समान अवसर तो तब उपलब्ध कराए जाएंगे ना जब संसाधन पे किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार ना हो। मान लीजिए खान है, खनन है, कोयला की खनन है, तांबे की खनन है, बॉक्साइट है, इसकी खनन है। अब मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के पास ही है, तो क्या समानता स्थापित होगी? तो इसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, बोले टेंडर निकालने पड़ेंगे, निविदा निकालनी पड़ेगी। आइए ये शर्तें, इन शर्तों के अधीन आप उत्खनन करिए, सरकार को भी लाभ होगा, आप जो मेहनत करेंगे उसको आपका भी लाभ मिलेगा। तो 39B क्या कहता है, 39B कहता है समुदाय के, बिल्कुल याद कर लेंगे एज इट 39B, हर जगह यूज करेंगे इसको बेटा। 39B आर्टिकल को मैं कई बार यूज करता हूं, इसको फंडामेंटल राइट पढ़ते समय भी यूज किया था अपन लोगों ने। 39B स्मॉल बी, 39B, 39B क्या कहता है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का, समुदाय के भौतिक संसाधनों का, भौतिक संसाधनों का, संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण, स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार बटा हो, इस प्रकार बटा हो। स्वामित्व मतलब किसके ऑनरशिप में, कंट्रोल किसका है, और इस पर किसका, भौतिक संसाधनों पर। जो आपके खनिज हैं, आपके तेल है, ऑयल है, खनिज हैं, तमाम तरह के संसाधन जो देश में उपलब्ध हैं, और वो किसके हैं, समुदाय के। नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का, जिससे सामूहिक हित का, बहुत बढ़िया, सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, सर्वोत्तम रूप से साधन हो। सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। समुदाय के भौतिक संसाधन इस प्रकार बटे हों, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोयले की खान का या लोहे की खान का ठेका मित्तल साहब को मिल गया, अब उन्होंने कहा लोहे की खान का ठेका मैंने लिया है, अब उसको इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया कि आम जनता की पहुंच से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो बोले इस तरह से नियंत्रण नहीं होना चाहिए, इस तरह से उसका स्वामित्व नहीं होना चाहिए। बोले ऑयल और नेचुरल गैस है, ऑयल है एंड नेचुरल गैस है, अब इसका ठेका भी किसी को मिल गया, माइन का, खनन का। उसने कहा ये तो मेरा कुआं है, अब मैं पेट्रोल बेचूंगा 5,000 रुपए लीटर। बताओ स्कूटर चला पाएंगे क्या अपन? क्या अपन उनके साथ स्कूटी पे बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे ना, बोलो। तो सरकार का क्या है, बोले ना खनन तो तुमको दे दिया, लेकिन इससे ज्यादा रेट जनता के लिए नहीं कर सकते। तो सरकार नीलामी करते समय इस बात का ध्यान रखती है,
नीलामी का मतलब ये नहीं है कि एकदम बोली लगेगी तो किसी ने बहुत महंगे दाम पे कोई चीज खरीद ली सरकार से, उसका अधिकार खरीद लिया 1 साल के लिए और फिर उसको अपनी मनमर्जी के दाम पे जनता के लिए उपलब्ध कराए, ये नहीं, क्योंकि इससे समाज का एक बड़ा वर्ग क्या हो जाएगा, वंचित हो जाएगा, क्योंकि जमीन उसकी नहीं है जिसका अधिकार था बेटा 1 साल के लिए। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी का अधिकार प्राकृतिक संसाधनों पर है, और यही दर्शन क्या है, समानता पर आधारित दर्शन है। बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी आप देखिए स्पेक्ट्रम आपका जारी होता है, स्पेक्ट्रम जानते हैं, वो वाला नहीं जो 7 रंगों का बनता है। स्पेक्ट्रम क्या है, जो अपना टेलीकम्युनिकेशन वाला, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम। तो सरकार क्या करती है, इसकी निविदाएं निकालती है और बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने होते हैं वो इसको खरीदते हैं। स्पेक्ट्रम का ऐसे हेक्सागोनल शेप में ये आवंटन होता है, हेक्सागोनल शेप में, इस तरह से, ऐसे इस तरह से आवंटन होता है उसका। इस तरह से। अब स्पेक्ट्रम जब आपका आवंटित हो रहा है, इस स्पेक्ट्रम में, अब मान लीजिए रिलायंस ने स्पेक्ट्रम बहुत भारी बोली लगा के खरीद लिया, और फिर वो कहता है कि अब कॉल के पैसे लगेंगे 10 रुपए प्रति सेकंड, कर लो कॉल, रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक फ्री, जो आप करते रहते हो, जिसकी वजह से आप सुबह सो के 2 बजे उठते हो, क्योंकि रात में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके चलते हैं, फोन पे आप बात करते रहते हो। तो कर पाओगे क्या, कम्युनिकेशन स्थापित हो पाएगा क्या? लेकिन नहीं, ये भौतिक संसाधनों का नियंत्रण इस प्रकार बटा हो, इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सरकार का ये कर्तव्य है कि सर्वसाधारण के लिए सामूहिक रूप से सामूहिक हित का साधन हो, अर्थात रिलायंस टू रिलायंस फ्री, 1 पैसे में कितना मिनट, जितना चाहो उतना मिनट, डाटा खत्म होगा ही नहीं कभी। डाटा खत्म नहीं होगा तो इसका मतलब नहीं सोएंगे नहीं लोग, आराम से। यानी देखिए, आसान दर पर सभी को संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? किया जा रहा है। बात समझ पा रहे हैं या नहीं? तो आर्टिकल 39B क्या स्थापित करता है? 39B, आर्टिकल 39B क्या स्थापित करता है? बोले वितरण मूलक न्याय स्थापित करता है, वितरणात्मक न्याय स्थापित करता है। और क्या करता है? बोले आर्थिक समानता लाने का प्रयास करता है, आर्थिक समानता लाने का प्रयास करता है, आर्थिक समानता लाने का प्रयास करता है, वितरण मूलक न्याय स्थापित करने का प्रयास करता है, और सबको समान अवसर देने की बात करता है। ये अधूरी बात है। 39C भी हम लोग देख लेंगे एक बार तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आर्टिकल 39C, 39C क्या कहता है? आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले, यहां मैं लिखने की कोशिश करता हूं बेटा, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले देश की, जिससे धन और उत्पादन साधनों का, एज इट याद करेंगे आपको, हमारी कसम है, कसम है, समझ रहे हैं ना? अगर आप याद नहीं करेंगे तो मेरा क्या होगा? और जिसके मन में खोट है वो याद नहीं करेगा 39B और 39C, मैं समझ रहा हूं। धन, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का, धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए, आम जनता के लिए, सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो, अहितकारी संकेंद्रण ना हो, संकेंद्रण ना हो। 39 यही कहता है। स्मॉल है ये, का 39 ख और 39 ग, गमला।
और ये दोनों ही आर्टिकल क्या स्थापित करते हैं? वितरण मूलक न्याय, आर्थिक समानता लाने का प्रयास करते हैं। बोले अर्थव्यवस्था में ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए का संकेंद्रण हो जाए, बोले आने दो आने दो आने दो, बोले जाने दो, नहीं, बोले नहीं जाने दो। तो बताइए, एक जगह संकेंद्रण हो जाएगा तो अपने देश का एक विशेष तबका है वो उन साधनों से वंचित होगा या नहीं होगा? तो संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो, इसलिए पैसे का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। बोले आप जितनी मेहनत करें, कहने का मतलब यह है कि जितनी आप मेहनत करें उतना आपको क्या होना चाहिए? प्राप्त होना चाहिए। और आपको प्रतिष्ठा और अवसर, रोजगार के अवसर प्रदान करने का राज्य को क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। तो 39B और 39C को अगर सरकार लागू, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखो, 39B और 39C को यदि सरकार लागू करने का प्रयास करेगी और अगर इसके आधार पर आर्टिकल 14 और 19 का थोड़ा बहुत उल्लंघन भी होता है तो हो जाने दो, क्योंकि आर्थिक न्याय स्थापित करना हमारा क्या है? अंतिम उद्देश्य है। सामाजिक न्याय स्थापित करना हमारा क्या है? अंतिम उद्देश्य है, ना कि राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय तो एक माध्यम है। किसका माध्यम है लाला? सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने का। महत्वपूर्ण बात यही है, महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है। यदि 39B और 39C को लागू करते समय, 39B और 39C को लागू करते समय आर्टिकल 14-19, अनुच्छेद 39B एवं 39C को लागू करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी, यदि अनुच्छेद 14 व 19 बाधित होते हैं, आंशिक बाधित होते हैं, तब इसको विधि शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। तब इस क्रियान्वयन को, हाँ, तब इस क्रियान्वयन को असंवैधानिक नहीं माना जाएगा। तब इस क्रियान्वयन को असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी, असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है, बचाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। 39C को अगर लागू करते समय अनुच्छेद 14 व 19 बाधित भी होते हैं, उनका आंशिक उल्लंघन भी होता है, तो इस क्रियान्वयन को असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है, ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना हमारा उद्देश्य है। क्यों बेटा? क्योंकि सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना हमारा उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय स्थापित करना हमारा उद्देश्य है। स्थापित करना हमारा उद्देश्य है। तो बोले राजनीतिक न्याय क्या है? बोले राजनीतिक न्याय सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति का क्या है? बोलो, माध्यम है। बोले राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय ये सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्ति का क्या है बेटा? माध्यम है। सामाजिक व आर्थिक न्याय प्राप्ति का माध्यम है। आर्थिक न्याय प्राप्ति का माध्यम है, माध्यम है। बोलिए ना, अंतिम उद्देश्य सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस अगर स्थापना के लिए प्रयास किए जा रहे हैं तो अगर होता है तो होने दो, क्योंकि अंतिम उद्देश्य क्या है? बोलो ना भाई, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। तो आर्टिकल 39B और 39C अत्यंत महत्वपूर्ण है। निर्देशक सिद्धांतों के वे अनुच्छेद हैं जो मौलिक अधिकारों पर कई मामलों में भारी पड़ते हैं, क्योंकि हमको उत्पादन संसाधनों का क्या करना है? संकेंद्रण नहीं करना है। अर्थ का क्या करना है? हमें सेंट्रलाइजेशन नहीं करना है कि एक ही जगह अर्थ केंद्रित हो गया। बोले 300 करोड़ कहाँ? घर में
100 करोड़ कहाँ, घर में, फिर रात को 11 बजे सीबीआई कूदे, पकड़ ले, फिर ले जाए, ये अच्छी बात नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? पैसा पैसा करते हो, पैसे से, पैसा क्या है? कबीर का दर्शन होना चाहिए। कबीर का भी तो सोशल दर्शन यही है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इस तरह से सबके लिए समानता स्थापित करिएगा, और समानता खुशी से आनी चाहिए, हिंसा से आनी चाहिए? खुशी से आनी चाहिए, अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो इसी क्रम में आर्टिकल 39D में भी यही कहा गया कि पुरुष और स्त्रियों को, 39 ये समाजवादी विचारधारा से प्रेरित अनुच्छेद है, 39D में भी यही कहा गया कि पुरुष व स्त्रियों को, 39D बोले पुरुष व स्त्रियों को, पुरुष व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर महिला और पुरुष एक ही कार्य कर रहे हैं तो दोनों को समान रूप से वेतन, समान रूप से उनको अवसर, काम की दशाएं प्राप्त होनी चाहिए। बात समझ रहा है ना? समान रूप से समान वेतन। और स्त्रियों और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। आर्टिकल 39E क्या कहता है? स्त्रियों व बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। लाला क्या नहीं हो? बोलो। किसी को मजबूरी में किसी ऐसे कार्य में नहीं जाना पड़े जो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है। मजबूरी में ऐसे घिनौना कार्य नहीं करना पड़े। राज्य का ये प्रयास होगा, राज्य इसको रोकने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। बच्चों को बाल श्रम में नहीं लगाया जाए, महिलाओं को बंधक नहीं बनाया जाए। कई बार महिलाओं को मजबूरी में या कुछ सामाजिक ऐसी परिस्थितियां उनकी रहती हैं, देह व्यापार में झोंक दिया जाता है, देह व्यापार में संलग्न हो जाती हैं। तो ऐसी महिलाओं के पुनर्वास के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। बोलो ना भाई, बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऐसी महिलाओं के पुनर्वास के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी सुकुमार अवस्था का क्या नहीं हो बेटा? दुरुपयोग नहीं हो। कोमल अवस्था का क्या नहीं हो? दुरुपयोग ना हो। और व्यवस्था में कोई कार्य नहीं करना पड़े, ये राज्य का प्रयास है। व्यवस्था में कोई कार्य ना करना पड़े, कोई कार्य ना करना पड़े। कौन सा कार्य? जो बालकों की आयु के अनुरूप नहीं हो, स्त्रियों की गरिमा के क्या हो बेटा? जो बालकों की आयु के अनुरूप ना हो, आयु के अनुरूप ना हो, और स्त्रियों की गरिमा के विरुद्ध हो। स्त्रियों के किसके विरुद्ध हो लाला? बोलो। गरिमा के विरुद्ध हो। गरिमामय जीवन, डिग्निफाई लाइफ शुड बी देयर। बोलो ना भाई, नहीं बोल पा रहे हैं। राज्य का ये प्रयास होगा या नहीं होगा? इसलिए राज्य समय समय पे क्या है? वैश्यावृत्ति पर प्रतिबंध है, बाल श्रम पर प्रतिबंध है, इस तरह के कानून बनाता रहता है या नहीं बनाता रहता है? जबरन श्रम पर प्रतिबंध है, जबरन आप किसी से कार्य नहीं करवा सकते। राज्य प्रयास करेगा, राज्य प्रयास करेगा। और राज्य का अगला 39F में ये प्रयास रहेगा। क्या प्रयास रहेगा? 39F, आर्टिकल 39F में राज्य का ये प्रयास भी रहेगा कि बच्चे देश का क्या होते हैं बेटा? भविष्य होते हैं। स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में बालकों को कैसा वातावरण मिलना चाहिए? बोलो। स्वतंत्र और क्या लाला? गरिमामय वातावरण में क्या करने का अवसर मिले? बोलो क्या? बोले स्वस्थ विकास करें। कैसा विकास करें? स्वस्थ विकास। समाजवादी विचारधारा,
स्वस्थ विकास करने का अवसर प्राप्त हो, करने का अवसर प्राप्त हो। ये राज्य प्रयास करेगा। राज्य प्रयास करता भी है, बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी करता है। आंगनवाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को क्या करता है, दलिया देता है, और क्या देता है, खीर देता है, मध्याह्न भोजन देता है, स्वस्थ विकास कर सके। टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है, आयुष्मान भारत योजना, इंद्रधनुष योजना, समय समय पर ऐसी योजनाओं का राज्य क्या करता है भैया, प्रयास करता है। ट्राई टू अटेम्प्ट, राज्य प्रयास करने की कोशिश करता है। बालकों को सुकुमार अवस्था और क्या है कि और कोई इनका नैतिक और आर्थिक रूप से परित्याग ना करे, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। बालकों का कोई क्या नहीं करे बेटा, नैतिक व आर्थिक परित्याग ना करे। नैतिक व आर्थिक परित्याग क्या नहीं करे बेटा, नहीं करे। ये हमको प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। क्या बोला, परित्याग छोड़े नहीं, हमको त्याग नहीं करे, छोड़े नहीं, परित्याग नहीं, छोड़े नहीं इनको। कई बार क्या कर देते हैं, बच्चों को बेच देते हैं, कई लोग तस्करी कर देते हैं, मानव तस्करी कर देते हैं, महिलाओं को, बच्चियों को। अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में मामला चल ही रहा है, वो कौन है, छोटे मियाँ, प्यारे मियाँ हैं, कौन है, नाबालिग लड़कियां शराब के नशे में धुत रात को 12 बजे पुलिस को मिलती हैं घूमती हुई, पूछा जाता है कहाँ हो, कि बंधक बना के रखा है हमको। तो इस तरह के मामले आते रहते हैं। तो राज्य इसका क्या करेगा, प्रयास करेगा कि इस तरह के मामले उत्पन्न ना हो। हमें कैसे अवसर उपलब्ध कराना है, जब बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण मिल सके और उनकी स्वस्थ विकास करने का उन्हें क्या हो बेटा, अवसर प्राप्त हो। बात समझ आ रहा है। ये समाजवादी विचारधारा से प्रेरित सिद्धांत है, आर्टिकल 39B। अन्य आर्टिकल भी है समाजवादी विचारधारा से प्रेरित, और उदार बौद्धिक सिद्धांतों से संबंधित भी अनुच्छेद हैं। इनका विश्लेषण हम अगली कक्षा में करेंगे, और आपके सुझाव और प्रश्न निरंतर मुझे प्राप्त होते रहे, जो मेरी प्रेरणा का भी कार्य करते हैं, और मैं उन्हें अगली कक्षा में शामिल करने का भी प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।